नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्लास एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट कि अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे ही एमसीक्यूज आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे, बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स, फाइंड आउटपुट और इस तरह के तमाम अदर टॉपिक्स के एमसीक्यूज चाहिए, उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बुक की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, नोट्स का सारा जानकारी आपको वहीं पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन डिस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। अगर आप कोई क्लास बनाते हैं और उसमें अगर आप डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसका सबसे सही तरीका क्या है। देखिए, पहला ऑप्शन दिखा रहा है डिस्ट्रक्टर और उसके बाद पैरामीटर। लेट्स सपोज दिस इज योर क्लास। अब इस क्लास का जो भी आपने नाम दिया उसके बाद ब्रैकेट आपने किया ओपन, इसमें सारे मेंबर्स ले लिए। फाइनली अगर आप यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्टर रेडी करोगे तो ये आपका डिस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद में आपने ब्रैकेट्स डाला। अब यहां पर ये बोलता है कि आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। पैरामीटर लिया, उसके बाद ये यहां पर इसकी बॉडी हो गई जिसके अंदर उसका स्टेटमेंट हो सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अब डिस्ट्रक्टर है, यहां पे पैरामीटर भी आपने डाल दिया, तो क्या इसके आगे रिटर्न टाइप होना चाहिए? तो डिस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से गलत है। दूसरी बात, डिस्ट्रक्टर की शुरुआत जो होती है वो हमेशा इस टिल्ड से होती है, राइट। तो आपका यहां पर टिल्ड भी आ जाएगा। अब अगली बात यह है कि क्या आपके डिस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं? तो एज पर द रूल, एज पर द नियम, एज पर द लॉ, आप अपने डिस्ट्रक्टर के अंदर किसी भी तरह के पैरामीटर को पास नहीं कर सकते। इट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टर, बिकॉज डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? मेमोरी से जितने भी उसका रिसोर्स ऑक्यूपाइड है आपके प्रोग्राम के द्वारा उसको फ्री करना। तो यहां पर पैरामीटर अलाउड नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर इनहेरिटेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है जो कि कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता एक क्लास से दूसरे क्लास में। वॉइड फंक्शन आप इनहेरिट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर आप इनहेरिट नहीं कर सकते, फ्रेंड फंक्शन को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, या फिर आप बोथ ए एंड बी मतलब वॉइड फंक्शन और कंस्ट्रक्टर को, या फिर कंस्ट्रक्टर या फ्रेंड फंक्शन को। देखिए, वॉइड फंक्शन का मतलब तो ये होता है कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल अलाउड है, इसका यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी जो कंस्ट्रक्टर है और फ्रेंड फंक्शन है, देखिए कंस्ट्रक्टर को आप कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते, ये तो कंफर्म बात है। फ्रेंड फंक्शन को भी कभी भी इनहेरिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो फ्रेंड का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंप्लीमेंट करता है 1-to-1 रिलेशनशिप को, ठीक है। इट शुड बी 1-to-1 रिलेशनशिप। सो जब 1-to-1 रिलेशनशिप की बात आती है तो वहां पे फ्रेंड फंक्शन को भी आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर यह बोलता है कि प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी एक्सेस्ड। मतलब आपकी जो क्लास होती है, अब आप सभी जानते हैं कि इसमें आप तीन तरह के मेंबर्स ले सकते हैं, या तो प्राइवेट, या आप ले सकते हो प्रोटेक्टेड, और या फिर आप ले सकते हो क्या यहाँ पर पब्लिक मेंबर। बात आ रही है क्या आपके प्राइवेट मेंबर की? तो जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं आप उसको विद इन द क्लास तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई संशय वाली बात नहीं है। विद इन द क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लास। तो देखिए, जब आप डिराइव करने की बात करते हैं तो जब आप इससे कोई दूसरा क्लास डिराइव करोगे तो उस डिराइव्ड क्लास में आप केवल पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर को ही डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है ये तो यहाँ पे होगा नहीं। बाई एनी क्लास तो भी नहीं हो सकता, अगर पब्लिक मेंबर होता तो ये सही हो सकता था। विद इन द क्लास, डिराइव्ड क्लास एंड फ्रेंड क्लास, तो ये ऑप्शन भी पूरी तरह से यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डिराइव्ड क्लास की बात कर रहा है। अगर ये सिर्फ होता विद इन द क्लास एंड फ्रेंड क्लास तब आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते थे। एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं इसको विद इन द क्लास एंड यू कैन से जो फ्रेंड क्लास होती है उसके अंदर इसको प्रयोग किया जा सकता है, या वो इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट।
तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस वी कैन से ऑप्शन जो हमारा ए है, विद इन ए क्लास हम सिर्फ इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डिराइव नहीं होता तब हम इसको सेलेक्ट कर सकते थे कि क्लास और फ्रेंड क्लास दोनों में इसको एक्सेस किया जा सकता है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट बाय डिफॉल्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ ए क्लास इज और आर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और स्टैटिक। तो यहां पर ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट आपने कोई क्लास बनाई, इस क्लास के अंदर आपने ले लिया इंटेक्स और उसके बाद आपने इसके अंदर फंक्शन लिया void से फॉर एग्जांपल फंक्शन नंबर 1, इसको आपने डिफाइन कर दिया और आपने यहां पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किया है, दैट इज ईदर प्राइवेट और पब्लिक। देन बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं? तो बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स क्या हो जाते हैं? प्राइवेट। एज पर द रॉ, देखिए ऊप्स कॉन्सेप्ट का एक वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ डेटा, राइट। देखिए जब आप प्रोसीजर ओरिएंटेड की बात करते हो पीओपी, तो पीओपी में इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फोकस, जो होता है वो प्रोसेस पे होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो प्राइमरी फोकस होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा की। इस वजह से कुछ भी हो जाए बाय डिफॉल्ट जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा ऊप्स में प्राइवेट होती हैं। यही कारण है कि क्लास में मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करते हो जैसे सी प्रोग्रामिंग में या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसके मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? इसका ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रेज कर रहा हूं, आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये हुआ आपके लिए क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक चीज और, इसका जो अभी हम बात कर रहे थे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने देखा, दैट इज योर प्राइवेट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट वर्चुअल फंक्शंस इन ऊप्स इन C++ इंप्लीमेंट्स व्हाट? देखिए वर्चुअल फंक्शन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वर्चुअल फंक्शन एक्चुअली करता क्या है? सो इज दिस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन? तो जो वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है और ये एक्चुअली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता है। रन टाइम कैसे करता है? देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपकी एक क्लास ए है, राइट। इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है ABC के नाम से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और यहाँ पे इस तरह से लिख दूं। अब ये तो आपने क्लास बना ली। अब आपने एक क्लास बनाई B और इसके अंदर भी ये ABC नाम का आपने फंक्शन बना दिया। ये तो हो गया डिराइव, आपने इसको डिराइव कर दिया कहां से? पब्लिक करके। मैं इसको लिख देता हूं पब्लिक क्लास A। अब डेरिवेशन के बाद अगर आप इस ऑब्जेक्ट का लेते हो, इस A का ऑब्जेक्ट लेते हो स्मॉल a, और A डॉट अगर आप ABC करोगे तो क्या करेगा? ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस A क्लास की हेल्प से मैं B क्लास के मेंबर को एक्सेस करूं, आप क्या कर सकते हो? इस A का ऑब्जेक्ट ले लो पॉइंटर ऑब्जेक्ट, उसके बाद B क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट ले लो B। अब आप क्या करोगे? A में इस B का जो एड्रेस है दैट इज एंड B को ले लो, उसके बाद आप A के थ्रू अगर इस ABC को एक्सेस करोगे तब क्या करेगा ये? अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये क्या करेगा? इसके जो बेस क्लास के डाटा है, जैसे यहां पर अगर आपने लिखा हुआ है cout A, तो ये यहां पर A को ही प्रिंट करेगा, ना कि इसके डिराइव क्लास को। जबकि आपने डिराइव क्लास का एड्रेस इसके हमारा जो बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसमें डाल दिया है, तो भी ये एग्जीक्यूट क्या करेगा? बेस क्लास को, बेस क्लास के फंक्शन को। तब ऐसे सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं इस मेंबर को एग्जीक्यूट करवाना विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हमें क्या करना होगा? इसे यहां पर वर्चुअल बनाना होगा, ठीक है। जब आप इसको वर्चुअल बना दोगे तो आप इसको यहां पर क्या कर दोगे? डिफाइन। उस सिचुएशन में अगर आप यहां पे B लिखोगे, आई एम नॉट श्योर कि आपको ये विजिबल है कि नहीं, तो ये यहां पर क्या दिखा देगा? B। तो अब हो क्या रहा है? ड्यूरिंग रन टाइम ये चीज डिसाइड हो रही है कि वर्चुअल फंक्शन किस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं या इसे बोलते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है इफ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड विद द टू ऑब्जेक्ट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड? अगर कोई क्लास है उसमें दो ऑब्जेक्ट उसके बना दिए। अब आपने एक क्लास बनाई से फॉर एग्जांपल डेमो। अब इस डेमो के आपने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए, डेमो का D1 और D2। होगा क्या? मान लीजिए इसमें एक वेरिएबल x है, एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम से, ये दो फंक्शंस आपने बनाए। तो क्या D1 और D2 में ये एक ही कॉपी मेंटेन होगी? एक्चुअली ये इससे ही रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन ये बोलता है कि सिंगल कॉपी ऑफ बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी शेयर्ड बाय द बोथ। सिंगल कॉपी, आपकी क्लास है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं D1 और D2, तो क्या एक ही कॉपी, मतलब ये जो x और डिस्प्ले इस डेमो का मेंबर है, ये D1 और D2
के द्वारा प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा बोलता है कि सेपरेट कॉपी ऑफ बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी शेयर्ड, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक मेंबर है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी मेंटेन होती है अक्रॉस द प्रोग्राम। तो स्टैटिक मेंबर जो है, यहां पर एक चीज की क्लैरिटी रखिए कि स्टैटिक मेंबर जो है इसकी तो एक ही कॉपी होगी, चाहे आप 2 ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 10 ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन जो इसके अलावा नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं, वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के लिए उसकी सेपरेट कॉपी बनेगी। जैसे ये डेमो क्लास था, यहां पर ये मेरा जो एक्स है, 1 मिनट में इसका थोड़ा कलर चेंज कर लूं सो दैट और बेहतर हमें समझ में आए। ये जो एक्स यहां पे आप देख रहे हो, ये एक्स की एक कॉपी D1 के लिए जाएगी और इसी एक्स की एक कॉपी D2 के लिए जाएगी, और अगर आप D3 बनाओगे तो उसके लिए भी एक्स की 3rd कॉपी जाएगी। तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स के लिए मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होती है एज पर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन स्टैटिक मेंबर के केस में सिर्फ एक कॉपी। तो यहां पर क्या होगा, ये ऑप्शन भी गलत होगा। अब जो अगला ऑप्शन है, सेपरेट कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर विल बी शेयर्ड बाय द बोथ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि नॉन स्टैटिक मेंबर, जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स है उनके लिए सेपरेट कॉपी बनेगी, स्टैटिक के लिए नहीं बनेगी। तो ये तो बात हो गई। और अगला क्वेश्चन है कि सिंगल कॉपी ऑफ नॉन स्टैटिक एंड मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्टैटिक, तो ये भी गलत ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर ये बोलता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव डैश इंस्टेंसेस। अब आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कितने इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो, 0, 1, 2 या मेनी। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये रहता है कि जिसको उसकी डिराइव्ड क्लास में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका कभी भी कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया जाता है, इसके अंदर सिर्फ एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है जिसको भी आप रीडिफाइन करते हो कहां पे, डिराइव्ड क्लास में। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो रहता है ना, इसका कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर सिर्फ आपका एक ही फंक्शन या एक जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शंस आप क्या करते हैं, इसमें ले सकते हैं, और उन सभी को आप डिफाइन कहां करते हो, इसकी डिराइव्ड क्लास में। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। इट इज सेइंग दैट अ कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कोई भी कंस्ट्रक्टर कब इन्वोक होता है, आपने एक क्लास बनाई, इसके अंदर मान लीजिए इस क्लास का नाम आपने दिया डेमो। अब इसके अंदर आपने एक इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसमें मेंबर वेरिएबल्स को आपने 0 या जो भी है वो इनिशियलाइज कर दिया। तो क्या ये कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होगा, जब प्रोग्राम टर्मिनेट करेंगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तो कोई फायदा ही नहीं कंस्ट्रक्टर का। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो सकता है, आपने मेन लिया, इसके अंदर इस डेमो का आपने ऑब्जेक्ट ले लिया डी, तो जैसे ही आप इस डी को लोगे ऑटोमेटिकली ये फंक्शन या कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है। व्हेन इट इज कॉल्ड, जब आप इसको कॉल करते हो, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कभी भी कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब ही होता है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है, राइट। तो ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, उस लिहाज से कभी भी आप इसको कॉल नहीं कर सकते। अगला बोलता है ऑप्शन ड्यूरिंग क्लास इज इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस में भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं, मतलब ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, जब क्लास इनहेरिट होती है तब ये कॉल नहीं होता है। ड्यूरिंग क्लास डिक्लेरेशन बिल्कुल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है अ क्लास में नॉट हैव फ्रेंड्स, हैव वन फ्रेंड, हैव एनी नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हैव वन फ्रेंड फंक्शन एंड वन फ्रेंड क्लास। तो देखिए एक कोई भी क्लास है उसमें आप मेनी फ्रेंड्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। इफ माई क्लास इज ए फ्रेंड ऑफ योर क्लास विच इज ट्रू, मतलब 2 क्लास है, यहां पे फ्रेंड फंक्शन की बात हो रही है, फ्रेंड जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड क्लास का उसकी बात हो रही है। आपकी एक क्लास ए है, अगर ये किसकी फ्रेंड हो गई बी की, इसका मतलब बी क्या करेगा, इसके मेंबर को तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि बी जो है वो ए का फ्रेंड हो, मतलब ए जो है इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सके। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है एक प्रकार से। तो अगर माई क्लास फ्रेंड है योर क्लास का, तो योर क्लास इज ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास गलत है। योर क्लास इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास जो होगा वो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। योर क्लास कैन नॉट बी फ्रेंड ऑफ माई क्लास, ऐसा जरूरी नहीं है। आप योर क्लास को अलग से उसकी फ्रेंड क्लास बना सकते हैं। एंड योर क्लास मे बी और नॉट ए फ्रेंड ऑफ माई क्लास इज, ये बात यहां पे लागू नहीं होती। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी,
कि माई क्लास का फ्रेंड अगर योर क्लास है तो जरूरी नहीं कि योर क्लास जो है माई क्लास का फ्रेंड हो जाए। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर ये बोलता है कि द टर्म डैश मीन्स द एबिलिटी टू टेक मेनी फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स लेने का मतलब क्या है? क्या इनहेरिटेंस है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म है, क्या मेंबर फंक्शन है, या इनकैप्सुलेशन है? तो देखिए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है पॉली प्लस मॉर्फस, और पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म्स। तो यहां पर जो आंसर आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस? तो पॉलीमॉर्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीधे सीधे देखो, जब पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हो तो दो ही हो सकता है। एक होता है ड्यूरिंग रन टाइम और एक होता है ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। तो कितने हो गए हमारे? दो हो गए। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोलता है डैश इज ए वे टू बाइंड द डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस टुगेदर विच अलाउज द डेटा एंड फंक्शन टू बी हिडन। देखो, आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास, आप क्या लेते हैं? आप प्राइवेट लेते हैं क्या? डेटा। और आप क्या करते हो? पब्लिक लेते हो। क्या लेते हो? पब्लिक फंक्शंस। क्यों लेते हो पब्लिक फंक्शन? इसकी हेल्प से आप इसको मैनिपुलेट करते हो, डेटा को आप प्रोटेक्ट करते हो, और उसको प्रोसेस करने के लिए, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आप फंक्शन बनाते हैं, और इन दोनों को आप बाइंड करते हो क्लास के नाम से। तो इसका मतलब सीधे सीधे यहां पर आंसर क्या आ गया? क्लास। स्ट्रक्चर केवल कलेक्शन ऑफ डेटा है, एनमरेटर में भी वही बात होती है। तो आंसर इसका क्या हो गया? हमारा क्लास। बढ़ते हैं आगे। C++ is an extension of C with a major addition of the class construct feature of। तो C++ क्या है? C का एक्सटेंशन है, और इसमें जो oops का कॉन्सेप्ट आया है वो कहां से आया, या जो क्लास की ये बात कर रहा है? सिमुला 67, 57, 47 या 87? इसका जो करेक्ट आंसर है सिमुला 67। सिमुला 67 जो थी उससे C++ में oops का कॉन्सेप्ट लिया गया है, डिराइव किया गया है, राइट? सो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी इज नोन एज व्हाट? डेटा को और उससे रिलेटेड उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको रैप करना, ठीक है, एक सिंगल यूनिट में, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, आप जब क्लास बनाते हैं, क्लास में आप, या इसकी अगर हम क्लास की बात ना भी करें, क्लास अगर आप बनाओगे तो ऑब्वियसली इसमें आपका डेटा है जो प्राइवेट रखते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर भी पहले बताया, और पब्लिक में जो फंक्शन होता है वो इसको मैनेज करता है। क्यों करता है? तो हमने इसको प्राइवेट रखा और ऑपरेट करने के लिए फंक्शन बनाया कि जो पब्लिक हो सकता है। तो डेटा की प्राइवेसी भी मेंटेन है, प्लस आपने फंक्शन और डेटा को आपस में बाइंड भी कर दिया। तो जब प्राइवेसी की बात आती है तो पॉलीमॉर्फिज्म, तो ऑब्वियसली मेनी फॉर्म्स, डिफरेंट यूजेस, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दो पॉइंट हो सकते हैं। मॉड्यूलैरिटी, प्रोग्राम को या डिवाइड करना, जहां पे फंक्शन का रोल होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये इंश्योर करता है कि डेटा सिक्योर है। लेकिन इनकैप्सुलेशन जो होता है ना, ये होता है प्रोसेस जो कि आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब आप डेटा को रैप करते हैं, इसका जो प्रोसेस है उसकी फंक्शनैलिटी के साथ उसको रैप करना, तो वहां पर इनकैप्सुलेशन की बात होती है। एब्स्ट्रैक्शन एक प्रकार से नाउन है, इनकैप्सुलेशन एक प्रकार से वर्ब है। तो यहां पर ये वर्ब की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट, दैट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंक्शन इज नोन एज व्हाट? फंक्शन को आप क्या बोलते हैं? भाई हम बार बार ये बात करते हैं ना कि जब भी आप क्लास की बात करते हैं तो डेटा मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना, और एक वर्ड यूज करते हैं मेथड्स। ये मेथड मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिंपली व्हाट, योर ऑप्शन ए। I move to the next. Aim of object-oriented programming is to integrate what? Object-oriented programming का मकसद क्या है? क्या इंटीग्रेट करना है? प्रोग्राम एंड प्रोसेस, फंक्शन एंड डेटा, फाइल एंड डिस्क, इनपुट एंड आउटपुट। तो ऑब्वियसली इसके प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में अभी हमने देखा कि हम फंक्शन और डेटा को बाइंड करने की बात कर रहे थे। ऑब्वियसली इसका जो पर्पस है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन एक बात और अब ध्यान रखिएगा, ऊप्स का प्राइमरी मोटिव क्या है? जो इसका मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है सिक्योरिटी ऑफ डेटा, राइट? बाइंडिंग तो अपनी जगह है फंक्शन और डेटा को, उसका डेटा और फंक्शन को बाइंड करने का रीजन ही ये है, और जब आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं
तो इसका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो प्रोग्राम के प्रोसेस के ऊपर होता है, मतलब इनपुट कैसे हो रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, और आप आउटपुट कैसे ले रहे हो। दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेरी बहुत पुरानी वीडियो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, बहुत ओल्ड मूवी, बहुत ही ओल्ड वो वीडियो है मेरी बिगनिंग की। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। थोड़ा सा वो आपको हो सकता है हिलता हुआ दिखे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई बटन पे उसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए एन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक इंस्टेंस होता है, डिजाइन होता है, डेटा टाइप होता है, ऑपरेटर होता है। देखिए, आप क्लास बनाते एबीसी, फिर इस एबीसी का ऑब्जेक्ट लेते हो, जैसे मान लो ए, ठीक है। तो ये ए रिप्रेजेंट करता है किसको? आपकी क्लास को। तो इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंस है। डिजाइन की हम बात नहीं करेंगे, डेटा टाइप तो आपका क्लास होगा, और ऑपरेटर्स तो बेसिकली हम यूज करते हैं चीजों को असेंबल करने के लिए, एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए। क्लास जो होता है वो डिजाइन की अगर आप बात करो तो इट्स अ पार्ट ऑफ क्लास। तो आंसर जो होगा दैट इज व्हाट योर इंस्टेंस। हम आगे बढ़ते हैं। ओवरलोडिंग इज ए फीचर ऑफ व्हाट। अब ये क्वेश्चन जो है ये एक अगर आप ज्यादातर खोजोगे तो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई ओवरलोडिंग जो है ना, आइडियली जो है, देखिए ओवरलोडिंग का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि एक ही फंक्शन को अलग अलग तरीकों के लिए यूज करना। तो ये बात हो गई किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैनी फॉर्म्स, और ये किसका फीचर होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। लेकिन जब आप ओवरलोडिंग की बात करते हो तो इसका संबंध फंक्शन ओवरलोडिंग से भी है, और जब फंक्शन ओवरलोडिंग से अगर आप बात करोगे तो आप सी प्रोग्रामिंग में भी तो फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आइडियली ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ओवरलोडिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, लेकिन केवल फंक्शन के लिहाज से सी में भी आप इसको प्रोसीजर और प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हैं। आंसर अगर मैं दूं, जो पूरा एक कॉमन जो यूनिवर्सल चल रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये प्रोसीजर हो सकता है? अगर आप सी प्रोग्रामिंग जानते हैं तो क्या आपने वहां पे फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल किया है? तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका आंसर अगर आपको समझना है तो सीधे सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। व्हेन यू क्रिएट ए डिराइव्ड क्लास एंड इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी एक्चुअली एन। जब आप कोई एक क्लास, डिराइव्ड क्लास क्रिएट करते हो और उसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हो तो इसका क्या मतलब है? पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। बिल्कुल सही बात है। आई मीन ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट। पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये दोनों तो नीचे वाले गलत हैं। देखिए, जब आप डिराइव क्लास बनाओगे, ए है, ए से अगर आप बी बनाओगे तो पहले तो आप इसको डिराइव, मतलब पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑब्जेक्ट उसका पहले बनना चाहिए, ये कहने का मतलब है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। हम आगे बढ़ते हैं। अ फंक्शन इन अ डिराइव्ड क्लास दैट हैज द सेम नेम एज ए फंक्शन इन पेरेंट क्लास, देन इट विल बी व्हाट। देखिए, आपका एक क्लास है ए, इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, ठीक है, जो भी इसकी आपने डिफाइन किया। अब आपने एक क्लास डिफाइन किया बी, जो कि आपने डिराइव किया है कहां से? पब्लिक ए से। इसके अंदर भी आपने डिस्प्ले को क्या कर दिया? बना दिया। अब अगर आप ए ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले कॉल करोगे तो यही एक कॉल होगा। अगर आप बी का ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले कॉल करोगे तो ये बी वाला कॉल होगा। लेकिन इस बी के थ्रू अगर आप डिस्प्ले को एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको यहां पर इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको ओवरराइड। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर आप कोई फंक्शन जो डिराइव्ड क्लास में ले रहे हैं जिसका नाम सेम है बेस क्लास से, तो आपको उसको ओवरराइड करना पड़ता है। मतलब बेस क्लास का जो फंक्शन है इसको आप यहां पे ओवरराइड करते हो। और ओवरराइड कैसे करते हो? जैसे ये डिस्प्ले है हमारे बेस क्लास का, ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो। ये मेरा एक डिस्प्ले फंक्शन है बेस डिराइव्ड क्लास में। इसके अंदर अगर आपका बेस क्लास जो है उसका डिस्प्ले को अगर आपको डिराइव करना है, मतलब ओवरराइड करना है, स्कोप रिजोल्यूशन लगा के आप इसको डिस्प्ले करते हो, ठीक है, तब ये ओवरराइड हो जाएगा। तब क्या होगा? जब आप इस बेस क्लास के डिस्प्ले को कॉल करोगे तो ये पहले, आई मीन बेस क्लास नहीं, ये डिराइव क्लास के डिस्प्ले को कॉल करोगे तो ये बेस क्लास के डिस्प्ले को क्या कर देता है?
रन करता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन यू क्रिएट ए डिराइव्ड क्लास एंड इंस्टेंशिएट एन ऑब्जेक्ट, देन जब आप कोई एक डिराइव्ड क्लास क्रिएट करते हो और इसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हो, तो ये बोलता है कि पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ये शायद कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया, सेम क्वेश्चन अभी जस्ट हमने देखा, तो मैं माफी चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्टैटिक डेटा मेंबर इज गिवन ए वैल्यू। स्टैटिक डेटा मेंबर को जो वैल्यू दी जाती है वो कब दी जाती है? विद इन द क्लास डेफिनेशन, आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड और नेवर। तो नेवर नहीं होता है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब भी नहीं। एक्चुअली जब आप कोई स्टैटिक डेटा मेंबर लेते हो तो उसको आउटसाइड द क्लास हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम असाइन करते हैं या उसे दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए। द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर ऑल द कंस्ट्रक्टर इज। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप आपने देखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का दो रूल है। एक तो इसमें कोई भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, ये आप कभी नहीं ले सकते। दूसरा, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है ये होता है सेम, किसके जैसे? सेम एज क्लास। मतलब जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास का नाम है वो सेम होना चाहिए। तो ना ही रिटर्न टाइप ना ही और सेम नेम, सॉरी। तो कंस्ट्रक्टर में कभी भी कोई भी टाइप आप मेंशन नहीं करते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहां पर यह बोलता है यूजिंग द वार्डरोब स्ट्रक्चर विद इन द शॉप लिस्ट। ठीक है, आपकी एक शॉप लिस्ट है, ठीक है ना, इससे आप क्या बना रहे हो? वार्डरोब। आई गेस यही होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है, ये एग्जाम्पल या कौन से प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल को बता रहा है? रीयूजेबिलिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, रिडंडेंसी या रिकर्शन। तो रिडंडेंसी नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, रिकर्शन नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, या रीयूजेबिलिटी। तो बेसिकली देखो, जब आप रिलेशन की बात करते हो तो ये क्या होता है? इनहेरिटेंस। और जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हो तो ये कौन से कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करता है? रीयूजेबिलिटी। इसको और अच्छे से यहां पे लिख देता हूं, रीयूजेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि इफ यू वांट टू यूज ए क्लास टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, यू शुड डिफाइन द क्लास इन अ C++ फाइल। अगर आप कोई एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को या उसके ऑब्जेक्ट को आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो प्रोग्राम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका मतलब आपको थोड़ा इसको यूनिवर्सल बनाना होगा। अब यूनिवर्सल बनाने के लिए क्या करते हैं? आप जब iostream.h लेते हो तभी तो आप इसके अंदर के सी आउट और सी इन को यूज कर पाते हो। तो अगर आप सी आउट सी इन हर प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप हेडर फाइल बनाए। तो जाहिर सी बात है, अगर आपके क्लास के आप उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं या क्लास आपने बनाई और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं हर प्रोग्राम में, तो आप उसको क्या करोगे? हेडर में ना उसको मेंशन करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ऊप्स इज बेस्ड ऑन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पे बेस्ड है? प्रोग्राम एंड प्रोसेस नहीं, फंक्शन एंड डेटा बिल्कुल, फाइल एंड डिस्क नहीं, इनपुट एंड आउटपुट नहीं। करेक्ट आंसर है फंक्शन एंड डेटा। इससे रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी किया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाय C++। देखिए, एक होता है ऊप्स, एक होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड। ऊप्स में क्या होता है? बॉटम अप होता है, ठीक है। पॉप में क्या होता है? टॉप डाउन। मतलब क्या है कि पहले बड़ा टास्क आया, उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो, ये तो पॉप में होता है। ऊप्स में क्या रहता है? किसी भी बड़े टास्क को अचीव करने के लिए आप रेडी टू यूज जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करके आंसर देते हो या रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज बॉटम अप। आई मूव टू द नेक्स्ट। फंक्शन इज ए फीचर ऑफ व्हाट। फंक्शन किसका फीचर है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर क्या रहता है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है ना। मेन ऑब्जेक्ट में, जैसा इसका नाम है, आपका फोकस किस में रहता है? डेटा एंड फंक्शन बोथ। और खाली अगर फंक्शन की बात करोगे तो वो किसका फीचर हो जाता है? आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आपसे बोला वो होगा ऑप्शन ए, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोल रहा है कि क्लास क्या होता है? इंस्टेंस, डिजाइन, डेटा टाइप या टेम्पलेट। तो आप जानते ही हैं, जब आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं, ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब जो आपका स्वयं का डेटा टाइप आप बनाते हैं।
तो यूजर डिफाइंड जब डेटा टाइप की आप बात करोगे तो उसमें क्लास भी होता है, उसमें स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो क्लास क्या हुआ? आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आपने अपना एक डिफाइन किया डेटा टाइप और उसको जितना मर्जी आप चाहें प्रयोग कर सकते हैं उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी क्लास का हमने पहले भी देखा रिप्रेजेंटेटिव होता है, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर ऑफ व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म किसका फीचर है? तो ऑब्वियसली प्रोसीजर तो नहीं है, एसक्यूएल नहीं है, नॉन प्रोसीजर नहीं है। आंसर इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई मूव टू द नेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन मकसद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किसकी? आपके डेटा की। और डेटा की सिक्योरिटी का मतलब इसको आप क्या करते हो? डेटा जो प्राइवेट या नॉन एसेंशियल डिटेल्स हैं उनको आप हाइड करने की कोशिश करते हो, और जब आप हाइडिंग करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन था अभी हमने किया है? ये वाला 34 में आते हैं हम। विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप? इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है? क्लास हो सकता है, डबल हो सकता है, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग। ऑल दीज आर व्हाट? सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप। ये स्केलर आप बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हम केवल किसको रखते हैं? क्लास को रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स आर डिजाइन ऑफ फंक्शन, क्रिएटर ऑफ डेटा, इंस्टेंस ऑफ क्लास, प्रोग्राम का ब्लॉक। तो ये तो अभी हमने देखा, ये फिर से आई गेस रिपीट हो गया, तो आप इसे प्लीज इग्नोर कर देंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। ये इंस्टेंस ऑफ क्लास है एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऊप लैंग्वेज? इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है? जेएसपी बिल्कुल है, सी प्लस प्लस भी है, एचटीएमएल जो है वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती, जावा भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट। रिलेशनशिप बिटवीन क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाई व्हाट? आपकी एक क्लास ए है, जब उससे आप क्लास बी को डिराइव करते हो तो ये रिलेशन जो मेंटेन होता है इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहेरिटेंस टाइप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस प्रयोग नहीं किया जाता ऊप्स में? हाइब्रिड बिल्कुल हो सकता है। एक क्लास ए बनाई, इससे बी बनाई, इससे सी बनाई, और सी से आपने क्या बना दी? डी बना दी। तो ये हाइब्रिड हो गया। और इसके केवल एक पार्ट को देखें, ए से बी, बी से सी या बी से डी, तो वो मल्टी लेवल है। और हिरारिकल का मतलब ए बी या ए से बी बना और सी बना, और सी से फिर फर्दर और क्लासेस आ गई, हिरारिकल भी होगा। रिंग का यहां पर कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, या रिंग नाम का कोई इनहेरिटेंस नहीं होता है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है एज्यूम द सी प्लस प्लस डेफिनेशन। क्लास है सर्कल, जिससे कि आप पॉइंट नाम की क्लास से सर्कल को आप डिराइव कर रहे हो, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? कोलन जो होता है ये क्लास इज द हेडर ऑफ द क्लास डेफिनेशन इंडिकेट इनहेरिटेंस। तो ये जो कोलन है वाकई में ये इनहेरिटेंस बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास पॉइंट आर इनहेरिटेड एज पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली इनटू सर्कल। आपकी ये पॉइंट क्लास है, इसके अंदर प्राइवेट मेंबर होंगे, इसके अंदर पब्लिक भी हो सकते हैं, इसके अंदर प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। अब जो प्राइवेट मेंबर है आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर, इस पॉइंट से जब आप नया क्लास बना रहे हो क्या? सर्कल। तो इस सर्कल में ये पॉइंट ये जो पब्लिक मेंबर है ये एज ए पब्लिक ही डिराइव होगा, और ये प्रोटेक्टेड जो है वो एज ए प्रोटेक्टेड ही डिराइव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर आपने पब्लिक लिखा हुआ है। अगर ये प्राइवेट होता तो फिर प्राइवेटली डिराइव होते, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द कीवर्ड पब्लिक इंडिकेट्स टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बता रहा है, ये विजिबिलिटी मोड है। यहां पर ये जो पब्लिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। इसका मतलब कि हाउ द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास आर बीइंग इनहेरिटेड इन डिराइव्ड क्लास। किस तरह से बेस क्लास के डेटा मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में आ रहे हैं, तो ये टाइप नहीं है। तो ये गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बोलोगे तो ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है पॉइंट इज द बेस क्लास इन सर्कल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
ये बेस क्लास है और ये आपका डिराइव क्लास है। आगे बढ़ते हैं। अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड। भाई आपका एक क्लास है, आप रन किए उसका ऑब्जेक्ट बना के, और उसके बाद जब वो प्रोग्राम क्लोज होगा ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये कैसे होता है? डिस्ट्रक्टर से होता है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर डी इनिशियलाइज करता है। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल फंक्शन शुड बी डिक्लेयर्ड इन बेस क्लास, डिराइव क्लास, बोथ बेस एंड डिराइव, आउटसाइड द क्लास। वर्चुअल फंक्शन को हमेशा जो आप बेस क्लास बनाते हैं उसके अंदर में आप क्या करते हैं? डिराइव करते हैं। और इसको डिफाइन आप कहां करते हो? डिराइव क्लास में। मैंने शुरुआत के जो 2-4 क्वेश्चन है उसमें इसको डिटेल में बताया था, ठीक है, आप वहां जाके आप देखिएगा। तो जब आप डिराइव क्लास लोगे इस बेस से, उसके अंदर इस वर्चुअल को आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो। फायदा, बेस क्लास के जो मेंबर है उसको डिराइव के थ्रू या बेस क्लास के थ्रू डिराइव के मेंबर्स को एक्सेस कर पाना, इसलिए। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बनाते हो, मतलब उसमें कोई भी इंस्टेंशिएशन नहीं होगा, मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड हैव एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, बिल्कुल सही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। द क्लास इनहेरिटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन है, तो डिराइव में आप उसको क्या करते हो? डिफाइन करते हो। अगेन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रिंसिपल दैट क्लासेस विद द सेम नेम मस्ट बी और मस्ट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। सेम नेम ऑफ क्लास जो है ना वो एक दूसरे में डिराइव होनी चाहिए। ये मुझे जम नहीं रहा है। नॉलेज ऑफ जनरल कैटेगरी कैन बी अप्लाइड टू मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, जो बिल्कुल सही बात है। भाई देखिए, आप जब फर्नीचर की बात करोगे तो फर्नीचर का मतलब क्या हुआ कि भाई इसमें नंबर ऑफ लेग्स होंगे फर्नीचर के, इसका एक कलर होगा, इसका विड्थ होगा, इसका हाइट होगा, या इस तरीके से तमाम चीजें। इसको और ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक बनाना है तो आप चेयर का इसका ऑब्जेक्ट बना दो या चेयर क्लास डिराइव कर लो। और स्पेसिफिक बनाना है तो फर्नीचर में सोफा भी आ जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जनरल एक जो आइडिया है उसको स्पेसिफिक बनाना। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? आपके इनहेरिटेंस का। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। सी प्लस प्लस फंक्शन में बी यूज्ड ओनली इफ दे हैव लॉजिकल प्रेडिसेसर, गलत है। वन फंक्शन नेम में इन्वोक डिफरेंट मेथड्स, एक फंक्शन का नाम अलग अलग मेथड्स को इन्वोक कर सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट द पर्पस, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई मूव टू द नेक्स्ट। इफ यू डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट एज कस्टमर फर्स्ट कट, मतलब एक दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कस्टमर और सेकंड कस्टमर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो कोई मतलब क्लास है, उसके दो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट बनाए। ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर, आई एम सॉरी, ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर व्हाट? सेपरेट कॉपी। बिल्कुल, हमने पहले भी देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ उन सब के लिए सेपरेट कॉपी बनेगी नॉन स्टैटिक मेंबर की। तो ऑब्जेक्ट विल स्टोर सेपरेट कॉपी, स्टैटिक नहीं होगा। ऑब्जेक्ट विल स्टोर सेपरेट कॉपी ऑफ एनी मेंबर फंक्शन, इज नॉट देयर। ऑब्जेक्ट विल स्टोर ए सेपरेट कॉपी ऑफ एनी नॉन स्टैटिक इज द करेक्ट वन। चूंकि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए ऑप्शन ले रहा हूं। और ये जो यू कैन नॉट डिक्लेयर टू ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर दैट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज। एक ही फंक्शन के द्वारा या एक ही ऑब्जेक्ट के द्वारा डिफरेंट फंक्शंस को करवाना, ऑपरेशन को करवाना, ये इंप्लीमेंट करेगा क्या? आपके पॉलीमॉर्फिज्म को, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज विजिबिलिटी मोड। आप कोई भी क्लास बनाते हो, जैसे ये डिराइव क्लास है, कोलन करते हो, तो यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक लिख के आप बोलते हो ए क्लास, ए से डिराइव हो रहा है बी, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे? या तो प्राइवेट लगाओगे या पब्लिक लगाओगे। तो ये मेरा क्या हुआ? विजिबिलिटी मोड, जो बताएगा कि डेटा मेंबर्स जो हैं ए के वो डी में कैसे आ रहे हैं, प्राइवेटली आ रहे हैं कि पब्लिकली आ रहे हैं। तो केवल दो होते हैं विजिबिलिटी मोड, प्राइवेट पब्लिक। प्रोटेक्टेड को हम इस्तेमाल नहीं करते। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इन द जनरल डेफिनेशन ऑफ ऊप्स। मतलब जो ऊप्स का फीचर्स हैं उनमें से इसमें से कौन सा आपको लगता है कि नहीं है? तो मॉड्यूलैरिटी हो सकता है, ऊप्स का पार्ट हो सकता है, उसके फीचर में आ सकता है। एफिशिएंट, क्योंकि आप फंक्शन लेके और काम करते हैं। एफिशिएंट कोड भी इसका पार्ट हो सकता है।
कोड को रीयूज करना भी इसका पार्ट होगा, लेकिन डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या क्लास या ऑब्जेक्ट के हाथ में नहीं है, ये होता है किसके हाथ में, यूजर के हाथ में, कि वो डेटा कैसे डाल रहा है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो इसके फीचर में नहीं आएगा। मॉड्यूलैरिटी, इफिशिएंट कोड, कोड रीयूजेबिलिटी इसमें आ सकता है, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई मूव टू द नेक्स्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कैन बी टेकन एज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डबल कोलन, फंक्शन ओवरराइडिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज मेंबर डेटा ऑफ ए क्लास वी नीड टू यूज व्हाट, एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर्स, कंस्ट्रक्टर, इंटरप्रेटर। तो भाई बाय डिफॉल्ट मेंबर डेटा जो होते हैं क्लास के, देखिए कोई भी क्लास आप बनाते हो, आपने प्राइवेट मेंबर लिया एक्स वाई, ठीक है, तो क्या आप इसको डायरेक्ट ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो क्या, तो इट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। तब हम क्या करते हैं, जैसे आपने क्लास का नाम दिया डेमो, तो इसी नाम का यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जहां उसके अंदर एक्स वाई को 0 कर देते हो, और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ताकि जब आप डेमो का ऑब्जेक्ट डी बनाओ तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, और इसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। और ओवरऑल ये सारे क्वेश्चंस अभी देखे हमने 50 क्वेश्चन, जो कि थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं, या ऊप्स कॉन्सेप्ट जावा में भी ये इस्तेमाल होता है, तो वहां पे भी ये एप्लीकेबल है। तो आज के सेशन में यहीं तक, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ऊप्स के कॉन्सेप्ट को समझने में, उस एमसीक्यू के पैटर्न को समझने में, और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में भी। चलिए फिर अगले सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए वीडियो, नए सॉल्यूशन के साथ में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑब्वियसली प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।